में मैं मनीष, आप देख रहे हैं न्यूज आजकल नंबर 1। मेरे साथ सहयोगी है आदित्य जी। विभिन्न मुद्दों को लेकर आज इनसे जानकारी लेते हैं। तो आदित्य जी, आपको स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आप समय दिए हमें। आदित्य जी, जन स्वराज प्रशांत किशोर बहुत तेजी से उभरे हुए थे और चुनाव हारने के बाद क्या कुछ रणनीति रहेगी अब? प्रशांत किशोर चुनाव से पहले जो एक भौकाली बना के रखे थे, पूरा भौकाल बना दिए। सोशल मीडिया में उनको किंग बोला जा रहा था। उनसे आगे कोई नेता दिख ही नहीं रहे थे। आप भी लगातार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किए है। मैंने तो उनके साथ पूरा बिहार को घुमा है। प्रशांत किशोर जो तरीका था उनका, कम समय में, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल कंप्लीट हुआ था और 1 साल के अंदर प्रशांत किशोर बिहार के हर गांव तक अपनी छोटी से बड़ी सभाएं कर चुके थे। मतलब आप यही बात समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी थे, जो स्ट्रैटेजी के लिए वो पूरे देश भर में जाने जाते हैं। प्रशांत किशोर पूरे देश भर में जो भी काम किए थे, सब काम, सब एनर्जी, सब तरह के लोगों को लाकर बिहार में वो एक नया प्रयोग किए। जो पहले जन स्वराज अभियान की शुरुआत किए, उसके बाद जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी का गठन वेटनरी कॉलेज पटना में हुआ था। जो पटना क्या बोलेंगे, पटना हवाई अड्डे के जस्ट बगल में वेटनरी कॉलेज है, बहुत मशहूर है वेटनरी कॉलेज है। कभी लालू प्रसाद यादव वहीं से बिहार की सत्ता को चलाया करते थे। वहां से उन्होंने पार्टी फॉर्म किया। उसके बाद आप देखिए उनका जो पूरा रणनीति था, उनका पूरा रणनीति ये था कि वो अभियान पहले ही पार्टी रजिस्टर करा लिए थे। बेशक 2 तारीख को उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन पार्टी पहले रजिस्टर भैया उन्होंने करवा लिया था। ये आरोप भी उन पे लगा था। और उसके बाद प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी को लॉन्च करते हैं। पहले दलित एक उच्च अधिकारी, आईएफएस अधिकारी को अपना पहला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। उन्हीं के हाथ में सब कुछ दे देते हैं। और बाद में एक राजपूत, एक फॉरवर्ड उदय सिंह, पप्पू सिंह उदय सिंह नामक, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद रह चुके हैं, जिनका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड रहा है, उनको अपनी पार्टी में लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। और मनोज भारती जो एक दलित थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। उसके बाद उनकी नैया कंप्लीट रूप से चलती है। उनका स्थिति ये हुआ कि चुनाव उन्होंने लड़ा, पूरे बिहार में चुनाव उन्होंने लड़ा कंप्लीट रूप से बिना किसी के गठबंधन के, और अपने दम पर उन्होंने चुनाव लड़ा। 95% उनका जमानत नहीं बचा पाया। मतलब उनका जो कैंडिडेट था, 95% जो कैंडिडेट था, 95% जमानत नहीं बचा पाया। बड़े बड़े सुरमाओं को उन्होंने उतारा था, जैसे केसी सिन्हा, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी, 75 बुक उन्होंने लिखा है, उन्हें उतारा, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसे ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार थे। कितने आईजी, बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी, आईजी, कई आईपीएस, आनंद मिश्रा को आप जानते हैं। आनंद मिश्रा पार्टी में आए, उसके बाद छोड़े, अभी बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वो चुनाव जीते हैं। तो कई लोगों को उन्होंने बनाया। उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि उनकी क्या रणनीति हो सकती है। चुनाव समाप्त हो गया। मनोज भारती तथा तमाम लोग जो हैं, उनका अब पार्टी में क्या योगदान रहेगा? अब मनोज भारती चुनाव के बाद तो वैसे तो तेजस्वी ही नहीं दिख रहे हैं, तो उनकी क्या बोला जाए। लेकिन मनोज भारती का योगदान शुरू में भी पार्टी में कुछ विशेष था नहीं। मनोज भारती एक तरह से डमी कैंडिडेट के रूप में, डमी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, पार्टी कार्यालय में जाइएगा तो डमी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो हमेशा बैठे रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष होता है मतलब कोई पार्टी का एक चेहरा होता है प्रदेश अध्यक्ष। जैसे भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग जानते हैं। मतलब वो बोलते हैं तो उससे पार्टी की दशा दिशा सब समझ में आ जाती है, पूरा हाल पता चल जाता है। मनोज भारती उस टाइप से दिखते नहीं थे। अच्छा, कहा जा रहा है कि संगठन विस्तार करेंगे प्रशांत किशोर पार्टी को लेकर। बहुत बड़ा बात आप कह दी। चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर कंप्लीट रूप से पूरी संगठन को भंग कर दिए। भंग करने के बाद नए सिरे से उनको उनके वरीय पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई थी, वरीय नेताओं को जिम्मेवारी दी गई थी कि आप जाएं
1 महीने का समय लिया गया था और आप जाए प्रखंड, अनुमंडल, गांव तक पहुंचे और पुनः फिर से पूरे प्रदेश इकाई को गठन करें, नए सिरे से शुरुआत करें। प्रशांत किशोर जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ लेते, उस दिन प्रशांत किशोर बेतहड़वा गांव गए थे, जहां पंचायत सत्याग्रह का गांधी आश्रम है और वहां से स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी। वहां पे गए थे, 24 घंटे का मौन व्रत रखा। प्रशांत किशोर की भविष्य जो है वो अब पंचायत चुनाव पर अब निर्भर है। पंचायत चुनाव से बोल रहे थे, पंचायत चुनाव याद पड़ा कि क्या प्रशांत किशोर जो है पंचायत चुनाव का पार्टी खड़ा होगा क्या? देखिए, पार्टी तो उन्होंने खड़ा कर लिया बॉस, पार्टी खड़ी हो चुकी है। पार्टी एक पंचायत चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं। वही आपने वो भी बोला कि पार्टी खड़ी होगी कि नहीं, हाँ। तो पार्टी विधानसभा में खड़ी हो गई है, लेकिन बेशक उनके उम्मीदवार हार गए। हाँ, अब क्या हुआ कि जो भीड़ था और जो व्यक्ति थे, अब पंचायत लेवल में बन चुका। मैंने पहले ही बोला कि पंचायत लेवल तक उन्होंने रैली कर ली है। तो जो आदमी का जो मैन पावर, मसल पावर, जो पैसा पावर जो उन्होंने यूज किया, वो अब पंचायत चुनाव पे होने वाला है। अब सबसे बड़ा एक बार आपको दर्शकों को हम बता दें, इस बार पंचायत चुनाव समझ लीजिएगा, इस बार पंचायत चुनाव पहले पार्टी बेसिस पर नहीं होता था। पंचायत चुनाव, नगर निगम के चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं होते थे, लेकिन नीतीश कुमार इस बार और उनकी सरकार एनडीए गवर्नमेंट इस बार पंचायत चुनाव को पार्टी लेवल पे चुनाव लड़वाने जा रही है। समझ लीजिए, मतलब अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देगी, जेडीयू भी टिकट देगी, जन स्वराज भी टिकट देगी, अन्य पार्टियां भी टिकट इस बार देने जा रही हैं। मतलब कि आपको पंचायत चुनाव लड़ना है तो पार्टी बेसिस पे ही लड़ना होगा। हाँ, पार्टी बेसिस पे चुनाव होगा और इस बार और खर्च होंगे। पहले जो निर्दलीय लोग जीत जाते थे, देखिए नगर निगम में भी लोग अपने दम पे ही जीतते थे, लेकिन इस बार पार्टी बेसिस पर चुनाव होगा। पार्टी बेसिस पर सभी लोग तय करेंगे कि किसको टिकट मिलना है, किसको टिकट नहीं मिलना है, और इसी पार्टी बेसिस पर प्रशांत किशोर का नजर है कि पार्टी बेसिस पर चुनाव हो और हम अपने उम्मीदवार को खड़ी करें और अपनी पार्टी को फिर से बिल्डअप करें, फिर से बनाएं और हम अपने मुखियाओं को जिताएं, अपने प्रतिनिधियों को जिताएं, ताकि हमारा पार्टी बन सके। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, अब उनका क्या रणनीति रहेगी? अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नजर, जो वादे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करके आए हैं, उनकी जो एनडीए गवर्नमेंट वादे करके है, बीजेपी जेडीयू जो वादे करके है, उनका देखिए काफी एक्टिव है। नीतीश कुमार काफी एक्टिव हो चुके हैं। वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं अपने पार्टी में जाके, विभागों में अलग अलग विभाग जो उनके पार्टी, उनके गठबंधन के जो मंत्री बने हैं, उनके विभाग में औचक निरीक्षण कर दे रहे हैं। सबसे पहले जीते हैं तो गए हैं कहाँ? हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र। उनका सीधा सीधा मकसद है कि उद्योग क्षेत्र में बिहार को बदल दिया, औद्योगिकरण बिहार का हो, ताकि जो रोजी रोजगार के लिए जो बिहार की जनता बिहार से बाहर जाती है वो बाहर ना जाए, बिहार में औद्योगिक क्षेत्र हो। पहले कैबिनेट में भी बहुत तरह की बातें निकल के आई हैं, फिर से सोमवार मंगल को फिर से कैबिनेट होने वाला, आपको बता दें, जानकारी मुझे आ गई है, सोमवार मंगल को फिर से कैबिनेट होने वाला है और इस बार कैबिनेट में भी कुछ आपको नजर आएगा। नीतीश कुमार की पार्टी का भी नजर पंचायत इलेक्शन पे है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू नीतीश कुमार खुद है, स्वयं है, और नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को मजबूत करना है। यही कारण था, आप लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं हमसे, यही कारण था नीतीश कुमार कल सदस्यता अभियान खुद सबसे पहले, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो सबसे पहले वो पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए। 1 साल 2028 तक का टारगेट भी दिया गया, गौर कीजिएगा इस बात को, और इसी बीच में पंचायत चुनाव भी है। समझिएगा, एक तरफ सदस्यता लीजिए, टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए पंचायत का। सबसे पहले नीतीश कुमार ने सदस्यता हुआ, उसके बाद संजय झा जो कार्यकारिणी अध्यक्ष उनका हुआ, उसके बाद सब बड़ी अधिकारी ही है। 1 करोड़ लक्ष्य रखा गया है, तो 1 करोड़ कौन लोग होंगे भाई? 1 करोड़, आप 1 करोड़ लक्ष्य पे भी आप बोलेगा 1 करोड़ लक्ष्य, तो याद कीजिए प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी बनाए थे तो बोले थे कि 1 करोड़ लोगों ने पार्टी को बनाया है, तो वही
सोच रहे हैं नीतीश कुमार भी कि हम 1 करोड़ सस्ता अभियान को पूरा करें। संजय झा जी ने कह दिया है, सब लोग ने कहा 1 करोड़ लक्ष्य है हमारा, आप सुने थे कल, 1 करोड़ लक्ष्य है। सस्ता अभियान होगा, पार्टी को मजबूत करेंगे जेडीयू को, क्योंकि जेडीयू भाई संगठन के हिसाब से बीजेपी से अच्छी संगठन नहीं है जेडीयू की, ये बात जेडीयू समझ रही है। भाई लड़ाई करना है सबसे, संगठन को खड़ा करेंगे। सस्ता अभियान, पंचायत पे नजर है, टिकट सस्ता लीजिए, टिकट लीजिए, पंचायत चुनाव लड़िए। पार्टी मजबूत हो गया, पंचायत चुनाव में जो पार्टी बेस पे चुनाव होगा उस पर इनको कैंडिडेट भी मिल जाएंगे और उस लेवल पर ये लोग चुनाव लड़ने जा रहा है जी। अच्छा ये बताइए, बड़े भाई की भूमिका में तो इस बार बीजेपी आ गया है, लेकिन छोटे भाई की भूमिका में नीतीश कुमार हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हरदम गृह विभाग जो सम्राट चौधरी पास हुआ करता था, अब नीतीश माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के पास ये नहीं हुआ करता, होगा था, अब नहीं है, सम्राट चौधरी पास हुआ। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, नीतीश कुमार की या कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी जो शक्तियां होती हैं वो गृह विभाग होती है। गृह विभाग के अंदर खाली पुलिस नहीं आती है, राज्य की खुफिया एजेंसियां आती हैं, राज्य में किसको सुरक्षा देना है, किसकी सुरक्षा लेना है, साथ ही साथ जो मसल पावर जो होती है, मसल पावर गृह मंत्रालय के पास होती है। आज देखिए, समाज चौधरी को, बीजेपी को पहली बार गृह मंत्रालय मिला, अब बुलडोजर चलने लगे। गौर कीजिए, नीतीश कुमार के जब गृह मंत्री थे तो कहां बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर नहीं चल रहा था। अब जब बने हैं सम्राट चौधरी, नाम में भी सम्राट, अब बुलडोजर एक्शन, पीला रंग का पंजा, पीला पंजा चल रहा है, उससे बयानबाजी हो रहा है। तो गृह मंत्रालय जैसा ही सम्राट चौधरी के पास गया, नीतीश कुमार कमजोर भी हुए और बीजेपी ने अपनी शक्ति को बढ़ाया। साथ ही साथ नीतीश कुमार अपने पर इस तरह की कार्रवाई सम्राट चौधरी के माध्यम से करवाना चाहते हैं और अपना चेहरा तो साफ कर लेना चाहते हैं। समझिएगा बात को, अपना चेहरा को साफ कर लेना चाहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है भाई, सब काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाई गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास था, नीतीश कुमार समझिए, गृह मंत्रालय उनके पास था। जितनी भी सड़कों पर घूमिए, जितनी महिलाएं हैं जो पुलिस की वर्दी पे दिख रही है, नीतीश कुमार का देन है। गृह मंत्री तो वही थे, नीतीश बाबू थे। तो जितनी बहालियां हुई, पुलिस विभागों में बहालियां हुई, महिला आए, वो सब नीतीश कुमार के कारण आया। तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान था। अब सम्राट चौधरी बुलडोजर बाबा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बुलडोजर पे लगातार एक्शन आप देख रहे हैं। सीतामढ़ी से उठाइए, बक्सर जाइए, उधर सिवान से उठाइए, इधर चला जाइए, डेहरी ऑनसोन सब घुमा लीजिए, आपको हर जगह आपको बुलडोजर चल रहा, मतलब गांव शहर एक हो चुका है। आप बुलडोजर पर बात बोल रहे हैं तो ही सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम बुलडोजर नहीं है, मेरा नाम सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, बन रहे थे वो क्या बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ वाला, उनको लग रहा था कि टैग मिल जाएगा, अपना अलग चेहरा बनाना चाहते। नहीं भाई, हम योगी जी नहीं है, हम सम्राट चौधरी हैं। मार्केटिंग कर रहे थे वो, विधानसभा में खड़े होकर ऐसे छाती पे हाथ रखे थे ऐसे, मेरा नाम सम्राट चौधरी है, बुलडोजर बाबा नहीं है हम, ठीक है। तो सम्राट चौधरी मन बना लिए हैं कि भाई केवल मेरा मार्केटिंग हो, बुलडोजर के कारण मेरा मार्केटिंग नहीं हो। और होता नहीं है ना कि जैसे हम खाना खाएं, आज मान लेते हैं हम खाएं, चिकन खा लिए, अब कोई पूछेगा भी नहीं, तभी बोलते, उनसे कोई पूछा नहीं था, उनका कोई पूछ नहीं रहा था, अपने मुंह से बोले हैं वो, तो आप बोलिएगा ना कि आज हम चिकन खाएं, मतलब आप माउथ प्रचार कर रहे हैं अपना। तो आपको सम्राट चौधरी अपने मुंह से प्रचार करेंगे, देखिए कि गौर करे मीडिया, देखिए आप कैसे क्वेश्चन पूछे तो मीडिया ये गौर करे कि हम देख लीजिए ये अपने आप को बुलडोजर बाबा कर रहे हैं, अपने आप को ये कह रहे हैं, यही सब चल रहा है उनका। अच्छा, कितने दलित बस्ती को जो है बुलडोजर चला है, लेकिन वही पप्पू यादव जो है इसके विरोध भी कर रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष का काम होता है विरोध करना, विपक्ष किसी भी हाल में विरोध ही करेगा, विरोध के अलावा वो कुछ नहीं करने जा रहा है। विरोध करना इसलिए भी, भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर कोई आदमी विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो पप्पू यादव अगर बोलेंगे भाई निर्दलीय सांसद है, एक तो अब फिर बोलते हैं कि अब कांग्रेस के भाई समर्थक हैं, तो अगर वो बोले कि नहीं बुलडोजर एक्शन अच्छा है,
नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट अच्छा, तो कोई उनको पूछेगा? यही कारण है कि वो बुलडोजर एक्शन पे बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जीतन मांझी भी तो उसका प्रतिक्रिया दिए हैं कि नहीं, जो दलित है उसको न करके पहले बिल्डिंग जो है 4 तल्ला उसको पहले एक्शन उतरा जाए। कल जीतनराम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया। जीतनराम मांझी बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वर्तमान मंत्री हैं, एनडीए के मजबूत साथी भी हैं भाई, दलित चेहरे भी हैं बिहार के बहुत बड़े। उन्होंने कहा है, एक बात कहा है कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन आपको करना ही है तो गरीबों पे कीजिए। गरीबों तक क्यों नहीं सरकार पहुंच पा रही है? सबसे पहले गरीबों को ही कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, जो मजबूत पैसे वाले लोग हैं उन पे आप बुलडोजर एक्शन नहीं ले रहे हैं। बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं किसको? तो गरीबों पे बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा सवाल है, ये बात सच्चाई है कि सबसे पहले तो झुग्गी झोपड़ी को साफ किया जा रहा है। वो बोल रहे थे कि आप 4 तल्ला मकान को क्यों नहीं झाड़ रहे हैं, जो 5 स्टार होटल बना उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई पहले अमीरों को तो ढाइए, उसके बाद गरीबों को ढाइए। मतलब एक तरफ गरीबों को समर्थन भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को आंख भी दिखा रहे हैं। मतलब समझिए बात को। तो जीतनराम मांझी सीधा सीधा उनका यही कहना है कि हमको गरीबों को आप थोड़ा थोड़ा पहले अमीरों पे कर लीजिए, कार्रवाई कर लीजिए। क्योंकि देखिए जो जमीन जो सरकारी जमीन घेरा है वो केवल गरीब नहीं घेरे हैं, गरीब नहीं घेरे हैं, कोई विशेष जाति के, कोई दलित लोग नहीं घेरे हैं, कोई यादव नहीं घेरे हैं, कोई राजपूत नहीं घेरे हैं, कोई भूमियार नहीं घेरे। घेरा है कौन? सभी जात के लोग घेर लिए हैं। उसमें मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, सब लोग लगातार किया। अब पटना सिटी में जाइए, क्या स्थिति है वहां? तो ज्यादातर देखा जाए तो हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी लोग, कुछ लोग हैं वहां पर, सिख लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो कोई एक आदमी तो नहीं घेरा, बोल दीजिएगा खाली मुसलमान घेरा है, ये तो हो नहीं सकता। खाली बोलेगा जादव घेरा है, खाली बोलिएगा भूमियार राजपूत घेरा है, ब्राह्मण घेरा, अरे सब लोग घेरे हैं। तो उनका सीधे सीधे यही कहना था कि आप जो अमीर लोगों पे कार्रवाई कीजिए, गरीबों पे अरे जैसे ही उनको हटाइएगा अपने आप गरीब भाग जाएगा, उसके बाद कीजिए। ठंड का समय, देखिए बात को समझिए, व्यूअर्स भी समझिए इस बात को। ठंड का समय, ठंड के समय में आप इस तरह की कार्रवाई, तो गरीब रहेगा कहाँ? उन्होंने एक बात और कही, आपको बोलना पूछना भूल गए। उन्होंने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट का कहना है वैकल्पिक व्यवस्था दें। तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या दे पा रही है सरकार? क्या उनको रहने के लिए व्यवस्था दे दी? शिफ्ट कीजिए पहले, उसके बाद बुलडोजर एक्शन चलाइए। तो ये तो नहीं कर रही है सरकार। ठंडा का समय है, अगर तोड़ दी जाए तो कहाँ लोग रहेंगे? उसकी व्यवस्था नहीं है। नगर निगम तो भैया टेंट लगा देते हैं, तो भाई टेंट में क्या उतने लोग रह पाएगा? आप इंदिरा आवास आप दे रहे हैं या बिहार सरकार कोई योजना है कि उनको कैसे उनको फिर से पुनर्वास किया जाए, कैसे उनको फिर से वापस घर में दिलवाया जाए? ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। अब खाली बुलडोजर चला रहे, बुलडोजर चलाएं, ठीक है बुलडोजर चलाए, लेकिन एक मापदंड तो तैयार कर लीजिए। ठीक है कोर्ट के आदेश से हो रहा है, समाज चौधरी ने तो बोला कि भाई नहीं, समाज चौधरी विजय चौधरी ने जी ने कहा कि जो भी बुलडोजर का एक्शन हो रहा है वो सब कोर्ट के आदेश से हो रहा है, जिसको भी कुछ बोलना है कोर्ट जाए। तो ठीक है कोर्ट के, तो कोर्ट आपको ये भी तो नहीं बोला कि खाली गरीबों पे बुलडोजर चलाइए, सबसे पहले गरीबों पे बुलडोजर चलाइए। बुलडोजर चलाना है तो सब पे चलाइए। लेकिन कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी अपने सरकार के खिलाफ में तो बोलते नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ नहीं है, गरीब जनता के पक्ष में है, दोनों अलग अलग बात है। सरकार को सुझाव दे रहे हैं, गरीब जनता के पक्ष में अपनी बात कर रहे हैं। तो वे गरीबों के नेता हैं, वो दलितों के नेता हैं वो, ठीक है। ज्यादातर जो घर टूट रहा है कौन है? लोग है फॉरवर्ड, तो झुग्गी झोपड़ी में नहीं रह रहा है, बैकवर्ड रह रहा है लोग, क्योंकि उनकी व्यवस्था अभी भी नहीं पहुंच पाई है, वही लोग हैं वहां पर। तो उनका तो सीधे सीधे यही कहना है ना कि हम गरीबों के साथ है। मतलब समझिए नॉर्मल बात में, हम गरीबों के साथ है। उन्होंने अमीर पे बोला सबसे पहले कार्रवाई करने के लिए, गरीबों को पहले नहीं बोला है, यही कारण है जी। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है सदन के दौरान जो गायब हो जाते हैं, तमाम सत्ताधारी लोग इस पे प्रश्न उठाते हैं, इस पे क्या कुछ कहिएगा? कोई नई बात आप कह रहे हैं क्या? वो तो हमेशा राहुल गांधी हो उनको बोलता है देश का युवराज, और क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव बोलता है बिहार का युवराज। 5 दिन का सेशन था, ये विशेष सत्र था बिहार में। बिहार में विशेष सत्र होता है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिलती है, ठीक है। 1-2 सीट कम होता तो वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते, उनको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिली।
मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना रहे थे, अपने आप को मुख्यमंत्री भी घोषणा कर दी, विभागों का बंटवारा हो गया। और क्या हुआ भाई, तो नेता प्रतिपक्ष हो गए। नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, अब नेता प्रतिपक्ष को भाई बाल बच्चा है, वाइफ है, घुमाना फिराना जरूर। भाई इतना दिन आप खुद हेलीकॉप्टर पे घूमे हैं। देखिए हम कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहे उन पे, अगर बुरा लगे तो माफी चाहते हैं। उनका और राहुल गांधी का बस विपक्ष के लोग, मतलब जो सत्तारूढ़ लोग हैं, लोग का बस यही कहना है कि आप मतलब सेशन तो कंप्लीट कर लीजिए। सेशन आप 5 दिन का सेशन था, 5 दिन बाद आप चले जाते तो क्या हो जाता। अभी देखिए तेजस्वी यादव को तो ऐसे भी समझ, मतलब एक तरह से समझिए ना कि तेजस्वी यादव जान के भी चले गए। एक तरफ माता पिता के घर का मामला चल रहा है, खाली करने की बात चल रही है, 38 नंबर हार्डिंग रोड में भी अलॉट करने की बात चल रही है, वहां भी नहीं गए। एगो बंगला विवाद में फंस गए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव, मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के में भी भाई अपने आप को सीरियस नहीं मान रहे हैं, परिवार के हिसाब से भी सीरियस नहीं है। एक तरफ माता पिता का घर छूट रहा है, सब लोग उस पर बात कर रहे हैं, और आप कहाँ हैं भाई, आप यूरोप घूमने जा रहे हैं। पिता का घर छूट रहा है, तो अब वो लालू राबड़ी अब क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे अब वो? लालू राबड़ी वही घर में जाएंगे जो बन रहा है, समझ लीजिए। अब व्यूअर्स को बता दीजिए कहाँ पर बन रहा है। देखिए दानापुर के एरिया में बन रहा है, ठीक है। उस जगह का नाम मुझे भी एक बैग हमको ध्यान से उतर गया, अब आप थोड़ा, आपको याद है? जो भी दानापुर के एरिया में बन रहा है, तो उस एरिया में बन रहा है, तो वहां पे उनका शिफ्ट होना है। ये तैयारियां बहुत दिन से चल रही है, समझिए बात को। ये तैयारी उनका 1.5 साल 2 साल से चल रहा है। हाँ अभी जो आप चर्चा में आया, चर्चा में इसलिए देखिए लालू यादव रोज जा रहे हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे के बीच में वो रोज सुबह में चले जाते हैं, उठते हैं मतलब सीधे घर देखने जाते हैं कि कैसा बन रहा है। लालू यादव का परिवार का पहला प्राइवेट घर है, अभी तक वो 20 साल 25 साल तक वो सरकारी आवास में ही रहे। लेकिन तमाम विपक्ष, तमाम सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें भी जो है जो भी नौकरी के नाम पर सरकार हाथ नौकरी पर जमीन ली है, उसी में से एक है। देखिए आरोप लगाना है कि देखिए हो क्या रहा है ना, लालू यादव इतने बुड़बक नहीं है, जहां वो घर बनाएंगे वो विवादित जमीन पे घर बना लेंगे। भाई उनको भी तो है, करोड़ करोड़ रुपया लगा रहे हैं, अब फिर से विवादित जमीन पे हम घर बनाएंगे, तो भाई उनको तो पता है ना भाई कि मेरा जो सरकार अभी है, हम विपक्ष में हैं और सरकार के जो लोग होते हैं हमसे सवाल पूछेंगे। तो आपको क्या लगता है लालू यादव पहला वे जीवन का घर बना रहे हैं, वो इतना बुड़बक होंगे कि विवादित जमीन पे घर बनाएंगे? सोचने वाली बात है। तो घर जो जमीन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जमीन जो है वो लालू यादव सब सोच विचार के वो जमीन को लिए हैं, और उसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। यही कारण है कि वहां पर वो अपना पहला जीवन का पहला घर बना रहा है, काफी बड़ा भव्य तरीके से बन रहा है। सत्ताधारी पार्टी ये भी बोल रही है कि अब उसको सीबीआई की जांच करवाएंगे, और सीबीआई की जांच भी करवाना, सीबीआई की जांच भी करवाएंगे। तो परेशान कर रही है, बात को समझ लीजिए। इसको तो परेशान करने का एक भी तरीका हो गया। एक तरफ देखिए आप बोल रहे हैं कि शिफ्ट कीजिए, आप लालू राबड़ी बंगला को छोड़ दीजिए, सरकारी बंगला को छोड़ दीजिए, फिर बोल रहे हैं कि दूसरा जगह लौट के वहां जाइए। कुछ दिन में पता चला नेता प्रतिपक्ष भी राबड़ी देवी नहीं रहेंगी, उनका सीटें घट गई है विधान परिषद के लिए। फिर बोलेगा अब कहाँ जाएंगी वो, अगर घर बन रहा है उनका तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, अलॉट तो आप ही को करना पड़ेगा ना। अगर वो चले जाते हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगी उसमें, वो जाने दिया, जब पहला घर है उनका। तो तंग करने का, लालू प्रसाद यादव को तंग करने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है। तंग बस किया जा रहा है लालू प्रसाद यादव को, ये बात को समझ लीजिए। लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव कि तेज प्रताप नगर में जो 3 लाख से ऊपर का जो बकाया राशि जो है बिजली का, उस पर क्या कुछ कहिएगा? देख लीजिए फिर मामला घर का आ गया। एक तरफ लालू राबड़ी के घर को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ बेचारे तेज प्रताप, उनका बेउर के आसपास में उनका घर है, तेज प्रताप नगर है, उन्हीं के नाम पे तेज प्रताप नगर है, और वहीं पर उनका घर है, प्राइवेट घर है, निजी घर है, निजी घर है उनका। और उनपे आरोप लगा है कि 2022 के बाद अभी तक 2025 खत्म होने जा रहा है,
दिसंबर आ चुका और अभी तक उनका पैसा ही नहीं भुगतान, मतलब आखिरी भुगतान 2022 में हुआ और अभी तक पैसा के भुगतान ही नहीं हुआ है। मतलब सीधे सीधे ही समझ लीजिए ना कि अब बकाया राशि भी कितना है भाई, तो 3 लाख प्लस, 3 लाख से ऊपर बकाया राशि है। तो सबसे ज्यादा सवाल ये उठता है कि भाई आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? 2022 में ही टोक देते, जब 50,000 1 लाख टपरा आता तो आम आदमी होता तो काट देते हैं आप। इनका भाई लालू यादव के बेटे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, एक तरफ सुरक्षा देते हैं और देखिए ना हारने के बाद उनके घर पे एक्शन होने लगा। अब उससे पहले तेज प्रताप यादव को सुरक्षा दे मिल रहा था और जैसे ही बेचारे हार गए वैसा ही देख लीजिए जो संजय जी जो महुआ से जीते हैं, लोजपा रामविलास के टिकट पर जीतते हैं, पहली बार जीतते हैं, अब पहली बार उनको मंत्री बना दिया। तेज प्रताप यादव तो पहले ही नुकसान, ऊपर से तेज प्रताप अब घर खाली करने का, तेज प्रताप को भी घर खाली करने का बात हो रहा है, अब उनका भी घर खाली करने का बात हो रहा है। अब बेचारे तेज प्रताप यादव फिर अपने पर्सनल घर में जाते हैं जो तेज प्रताप नगर बेउर के पास है, वहां जाते थे ला, अब बिजली कटने की संकट आ गई। अब भाई अब उनको तो घर परिवार दोनों से निकाल दिया गया। देखिए बाप रे बाप, देखिए अब चीजों को, वो घर परिवार दोनों से निकाल, अब वो उस घर में भी नहीं जा सकते हैं जो लालू राबड़ी बना रहे हैं, उस घर में बेचारे नहीं जा सकते हैं और इस घर में भी लाइन काट दिए, तो बेचारा जाए तो जाए कहाँ? वो तो चारों तरफ से ना फंस गए। तेज प्रताप को घर और पार्टी दोनों से निकाल दिया, अब उनको पार्टी भी चलाना है, रहना भी है। इसी सवाल को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से पूछा गया तो वो कह रहे हैं उनको क्या चाहिए, फिक्र है, दो उनके पास पत्नी है, कहीं पे अगर हो जाएंगे। आप भी लेके घुमा फिरा के लालू यादव परिवार पे ही लग गए। अमिताभ दास पूर्व आईपीएस है, वरिष्ठ आईपीएस थे, बहुत नामी, अभी वायरल पूर्व आईपीएस कहलाते हैं। हम मेरे ही एक सीनियर है, वो गए थे, उनका बाइट उन्होंने लिया, तो उन्होंने इसी बात पे बयान उन्होंने दे दिया कि भाई उनको क्या दिक्कत है, उनकी तो 2 पत्नियां हैं। अब 2 पत्नियां कैसे भाई हैं भाई? देखिए पहले तो उनको निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी और हमें भी निजी टिप्पणी पे उनको बात ज्यादा नहीं करना है, लेकिन हम छोटा से ही बात में खत्म कर देते हैं। वो कहे कि पहला मामला भी न्यायालय में है, ऐश्वर्या राय का पहला मामला, जो दारोगा प्रसाद राय की, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती है, उनसे उनका विवाह हुआ था, मामला भी न्यायालय में। तो वर्तमान रूप से अभी पत्नी है, तो पहला घर। एक है अनुष्का, उनकी जो प्रेमिका है, मतलब कह सकते हैं जैसा मीडिया में चल रहा है, हम आरोप नहीं लगा रहे। आकाश यादव की बहन है, अब उनका भी घर में बोला जाता है उनका दूसरा घर है, दूसरा ससुराल है। तो ये जो बयान उन्होंने दिया, उस बयान के बाद तेज प्रताप यादव इतने ज्यादा तिलमिला गए, इतने ज्यादा, और पत्रकारों पे या इस सब पे बहुत रुष्ट रहते हैं भाई। अभी फिर अब TV9 भारतवर्ष के पत्रकार के साथ आपने देखा, उन्होंने ब्लॉग चैनल पे भी नया ब्लॉग चैनल बनाया, उसमें भी उन्होंने डाला। तो भाई उन्होंने बोला कि तो गलत हो गया, तेज प्रताप यादव तुरंत आनंद फानंद में कहा गया था, सचिवालय थाना, विधानसभा के ठीक बगल में सचिवालय थाना है, वहां गए हैं, उनपे एक प्राथमिकी दर्ज करा दी, FIR दर्ज करा दी कि मेरे पर निजी टिप्पणी की गई है और निजी टिप्पणी से मैं आहत हूं, हम FIR दर्ज कराते हैं। अब लड़ाई हो गई दोनों के बीच में। अमिताभ दास जी भी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पता FIR होते रहता है, हम किसी से डरते नहीं है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, FIR होते रहता है, हम लोग FIR का जवाब देंगे, हमने कुछ गलत। तमाम खबर देखने के लिए बना रहा, धन्यवाद।